साथियों, मैं प्राध्यापक BS अस्ते, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नई दिल्ली, ये जो राष्ट्रीय संगठन है, इस राष्ट्रीय संगठन का राष्ट्रीय प्रचारक और राष्ट्रीय प्रभारी कर संपूर्ण भारत में घूम घूम कर प्रचार करने का काम करता हूँ। ये हेलो सदंतर करता हूँ। यह सबसे बड़ा संगठन है। आज 5 अक्टूबर 2017 आपके बस्ती में जो राहुल बुद्ध विहार है और इस विहार के इर्द गिर्द जो बस्तियां है, बुद्धिस्ट बस्तियां हैं, और उनमें जो बौद्ध उपासक उपासिका रहती है, वो सभी लोग और इस विचार क्रांतिकारी पीठ पर उपस्थित सभी संगठन के आदरणीय गणमान्य पदाधिकारी वर्ग, इस सेमिनार में पहुंचे हुए कवि लोग, सभी को आज के क्रांतिकारी दिन का शुभ संदेश देते हुए सारे विश्व में एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता की नई समाज व्यवस्था की नींव रखने वाले इस संपूर्ण विश्व के शिल्पकार, विश्व सूर्य तथागत बुद्ध, इनके क्रांतिकारी विचार को सर्वप्रथम हम नमन करते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महानायिकाओं ने, गणनायिकाओं ने, गणमाताओं ने इस क्रांतिकारी विचार को विश्व में फैलाने का प्रयास किया, वह सभी क्रांतिकारी वर्ग, उन्हीं के ही पद चिन्हों पर चलने का काम विश्वभूषण, विश्ववंदनीय भारत के शिल्पकार, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके क्रांतिकारी विचार को नमन करते हुए, मैं भाषण ना करते हुए कुछ अमूल ऐसे जो संदेश है आज के दिन में मैं यहाँ आपके समक्ष चिंतन और मनन के लिए रखना चाहता हूँ। सभी धम्म क्रांतिकारी लोगों, विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें अशोका विजयादशमी के दिन में, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं, उस दिन में हमें लाखों लाखों लोगों के उपलक्ष्य में, उपस्थिति में एक नया जीवन, जो गलित गात्र व्यवस्था थी उसको छोड़कर एक नया जीवन दिया और एक नए संस्कार में, संस्कृति में लेके गए। वो है तथागत बुद्ध का बुद्ध धम्म। इस बुद्ध धम्म को हमने लेने के बाद में आज 61 साल पूरे हुए हैं। 62वें साल में हमने पदार्पण किया है। मगर इस 62 साल में हमारा क्या हुआ, इसकी समीक्षा, चिंतन मनन हमारे लोगों ने करना चाहिए। ये पहली अपेक्षा मैं उनसे करता हूँ कि 62 साल हुए हैं, हमारी प्रगति हुई है, हम आगे बढ़े हैं, हम कहाँ तक के पहुँचे हैं, हम पीछे गए हैं, पीछे कहाँ तक के गए हैं, दुर्गति कितनी हुई है, इसके बारे में हमारे सभी महानुभाव जो है बैठे हुए और मैं, उसके लिए हम प्रयास करें, ऐसी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। क्योंकि आगे बढ़ने का एक जरिया होता है। जरिया ये है कि वो लोग आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में जो अपने कार्यों की निरंतर समीक्षा करते हैं, और जो लोग अपने कार्यों की निरंतर समीक्षा नहीं करते हैं, वो लोग अपने जीवन में कभी भी यशस्वी नहीं होते हैं। जो लोग अपने कार्यों की निरंतर समीक्षा करते हैं, कहाँ तक के पहुंचे हैं, कौन से स्टेप पे हैं, कौन से पायदान पे खड़े हैं, अगर वो लोग ऐसा समीक्षा के माध्यम से तय करते हैं, वही लोग अपने मुकाम तक के जो उद्देश्य है
उद्देश्य तक के पहुंच पाते हैं। और जो लोग अपने कार्यों की समीक्षा नहीं करते हैं वो लोग कभी भी अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में यशस्वी नहीं होते। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी भूमि पर, जिसको हम नाग भूमि कहते हैं, जो बहती हुई नदी है वो नाग नदी है, इस नागवंशीय लोगों को तथागत बुद्ध का धम्म हमें दिया है। देते वक्त उनकी अपेक्षा थी कि ये लोग आज आजाद हुए हैं, मुक्त और स्वतंत्र हुए हैं। ऐसे मुक्त और स्वतंत्र हुए लोग अपनी मुक्ति का एहलगार करेंगे, अपने जीवन में क्रांति करेंगे। और जो लोग बिछड़े हुए हैं, चाहे वो अस्पृश्य लोग हो, चाहे वो लोग पिछड़े वर्ग के ओबीसी हो, चाहे वो लोग आदिवासी हो, चाहे वो लोग एनटी डीएनटी जिसको हम घुमंतु या क्रिमिनल लोग कहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो व्यवस्था में, गुलामी में अपना जीवन यापन करते हैं, उसको वहां से मुक्त करने के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, अपना त्याग समर्पण करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। हमने इस भूमिका के ऊपर में अमल किया या नहीं किया, इसके बारे में हमें सोचना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो व्यवस्था दी गई थी वो लोकशाही की व्यवस्था थी, गणराज्य की व्यवस्था थी, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की व्यवस्था थी। ऐसा संविधान में उन्होंने लिखा हुआ है। मगर आज के तारीख में क्या वो संविधान अमल में है, चल रहा है, रूल हो रहा है? और रूल करने वाले जो लोग हैं क्या इस पर अमल कर रहे हैं? ऐसे वो लोग कौन है, उसका हमने आइडेंटिफिकेशन किया है। अगर वो लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो आज के तारीख में जो लोकशाही है वो लोकशाही का रूपांतर किस शाही में हुआ है? क्या वो झुंडशाही में हुआ है, सामंतशाही में हुआ है, अतिशाही में हुआ है या ब्राह्मणशाही में हुआ है? ये हमारे लोगों ने चिंतन मनन करना चाहिए। अगर ये जो व्यवस्था है, अगर ब्राह्मणशाही की व्यवस्था है, तो ब्राह्मणशाही की व्यवस्था के खिलाफ में इस भूमि पर सर्वप्रथम किस आदमी ने संघर्ष किया, वो आदमी कौन है, इसके बारे में हमें गौर करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने अपने जमाने में अपनी व्यवस्था कायम करते हुए एक उद्देश्य, एक लक्ष्य अपने सामने में रखा था। और विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने सामने में एक लक्ष्य रखा था। वो लक्ष्य क्या था? क्या आज तक के हमने उस लक्ष्य के ऊपर में गौर किया? इसके बारे में आज हमें सोचना है। वो लक्ष्य क्या था? वो लक्ष्य था आजादी का लक्ष्य, मानव मुक्ति का लक्ष्य। वो लक्ष्य था स्वतंत्रता का, और वो स्वतंत्रता का लक्ष्य था जो लोग हमें अन्याय में, अत्याचार में, भेदभाव में, विषमता में, गलित गात्र व्यवस्था में दबाए हुए थे, ऐसी व्यवस्था के साथ में क्या तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया? यह सोचना है। अगर उन्होंने संघर्ष किया है, वो संघर्ष कौन सा है, यह भी हमें सोचना है। क्योंकि उन्होंने जब उनको बुद्ध की वाणी जो ज्ञान की वाणी है, और ज्ञान के वाणी से दुख मुक्ति का एल्गार उन्होंने किया था, सुख की व्यवस्था निर्माण हो इसके लिए प्रयास किया था। उसके लिए वो खुद घुमंतु बने और एक जगह पर नहीं रुके। हालांकि पूरे देश में घूमे, प्रदेश में घूमे, राष्ट्र में घूमे, गांव में घूमे, एक जंगल से दूसरे जंगल में गए, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी में गए, एक नदी से दूसरे नदी से संचार करते हुए वो गए। मगर घुमंतु बने खुद ही नहीं बने, अपने जैसे हजारों लोगों को घुमंतु बनाया। मगर उन्होंने वो संघर्ष किया,
वो संघर्ष था वैचारिक संघर्ष। और उस वक्त भी एक ही व्यवस्था थी, वो व्यवस्था ब्राह्मणशाही की व्यवस्था थी, ब्राह्मणी व्यवस्था थी, यज्ञ की व्यवस्था थी, वेद की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के साथ में उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने आइडेंटिफाइड किया मेरा शत्रु कौन है, उन्होंने आइडेंटिफाइड किया मेरे मित्र कौन है। जो शत्रु थे उन्होंने उसको तकलीफ देने का काम कैसे किया, उसके बारे में भी उन्होंने चिंतन मनन किया। और जो बिखरे हुए जो दोस्त थे, बिखरे हुए दोस्तों को जोड़ने का काम किया और जोड़कर एक जो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको हम कहते हैं भिक्खु संघ, आदर्शवादी भिक्खु संघ, पहला दुनिया में बनाने वाला पहला आदमी है, संघ बनाने वाला आदमी, संगठित होकर असंगठित लोगों को संगठित करने का काम किया और एक नई व्यवस्था के लिए ब्रॉड बेस आंदोलन बनाया। राजा हो, श्रेष्ठी हो, महाजन हो, सर्व सामान्य आदमी हो, शूद्र आदमी हो, महिला हो, इनमें जा जाकर उन्होंने अपनी वाणी का, कल्याणकारी वाणी का प्रसार और प्रचार किया, वैचारिक प्रबोधन किया और वैचारिक प्रबोधन के आधार पर एक कल्याणकारी व्यवस्था निर्माण की। इसका मतलब यह है कि जो मास बेस आंदोलन उन्होंने अपने जमाने में बनाया था और एक क्रांतिकारी व्यवस्था निर्माण हुई। विश्व भूषण डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भी अपने काल में एक आजादी का आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने कहा था 1942 में, यही नागपुर में कहा था 20 जुलाई में, मेरा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, मेरा संघर्ष आजादी के लिए है, मेरा संघर्ष मुक्ति के लिए है, मेरा संघर्ष स्वतंत्रता के लिए है। अगर ये उन्होंने घोषणा की 1942 में, तो उनका संघर्ष ब्रिटिशों के खिलाफ में नहीं था। उनका संघर्ष जो शोषक जाति है, जो शोषक जाति है, जो शोषण करने वाली जाति है, उसका नाम है, जो शासक है उसका नाम है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में उन्होंने संघर्ष किया और अपने लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया। एक मास बेस बनाने का काम किया, ब्रॉड बेस बनाने का काम किया और उसके आधार पर उन्होंने अपना मूवमेंट जो है, उसका आंदोलन है, वो आंदोलन को चलाने का काम किया और चलाकर हमें एक नई व्यवस्था दी। मगर ये व्यवस्था चलाने के लिए जो लोग चाहिए, वो लोग कौन रहेंगे, वो प्रतिनिधि कौन रहेंगे, प्रतिनिधि कहां से आएंगे? उनके जमाने में जो प्रतिनिधि थे, वो प्रतिनिधि उस लायक नहीं थे। वो जो प्रतिनिधि थे, वो प्रतिनिधि उनके वाणी में अगर कहा जाए तो वो कहते हैं कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था के इर्द गिर्द में पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं, उसको उन्होंने अंग्रेजी में नाम दिया था स्टोज। जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था इस देश में रहे, इसके लिए हमारे ही लोग जो काम करते हैं, उनको उन्होंने नाम दिया स्टोर, औजार है ये लोग। और तीसरा कहा है कि ये जो लोग हैं वो अपने ही लोगों का हनन करते हैं, अपने अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो चमचागिरी करने का काम करते हैं, उनको नाम दिया एजेंट। और 1951 में उन्होंने पटियाला में उसके आगे भी जाकर इन प्रतिनिधियों को जानवर तक के कहा। इसका मतलब है ये प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि निर्माण करना पड़ेगा। तो प्रतिनिधि निर्माण करने के लिए और लोकशाही संचालित करने के लिए ये प्रतिनिधि कहां से मिलेंगे? वो प्रतिनिधि बुद्ध के दीक्षा से मिलेंगे, बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे, यही प्रतिनिधित्व करेंगे। मगर आज तक के उन्होंने अपने बारे में चिंतन मनन नहीं किया। मेरा संदेश है कि मेरा यह मानना है कि आप उसके बारे में चिंतन मनन करें। और एक लोकशाही की व्यवस्था बनाना है तो हमें मालक बनने के लिए उन्होंने एक अधिकार दिया था। उस अधिकार का नाम है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया, प्रौढ़ मताधिकार हमें दिया। उस जमाने में प्रौढ़ मताधिकार नहीं था। जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास में संपत्ति थी, उनको ही वोट देने का अधिकार था। मगर बाबा साहब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इन लोगों को मालक बनाने के लिए वोट का अधिकार दिया। और वो भी वोट का अधिकार
वोट का अधिकार जो है वो वोट का अधिकार हमें जो दिया है वो प्रौढ़ मताधिकार दिया है। वो प्रौढ़ मताधिकार के माध्यम से जैसा उम्र बढ़ती है उस उम्र के माध्यम से ही हम उसके ऊपर में काम करेंगे। तो वोट का अधिकार हमें मिला, मगर न्याय और मुक्त वातावरण में इलेक्शन नहीं हुआ आज तक के। और आज के तारीख में जो वोट का अधिकार है वो ईवीएम के माध्यम से खत्म किया गया है। इसलिए हमारी जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था दुर्मूल हो गई है। हमें इसके ऊपर में चिंतन मनन करना है अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था के बारे में हमने कहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम ये कहते हैं कि आज के तारीख में जो बैठे हुए लोग हैं वो बैठे हुए लोगों को समस्या की जानकारी नहीं है। जो बैठे हुए लोग हैं उनको समस्या की जानकारी नहीं है, माहिती नहीं है कि समस्या क्या निर्माण हुई है। समस्या यह निर्माण हुई है हमारे पास में, समस्या यह निर्माण हुई है कि हमारे पास में ज्ञान का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया था, वो ज्ञान का अधिकार हमारे पास में छीन लिया गया है। वो जो एजुकेशन है वो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया है और एजुकेशन हमारे से दूर हो गया है। दूसरा महत्वपूर्ण जो एम्प्लॉयमेंट है, जो नौकरी है, वो नौकरी जिस क्षेत्र में थी वो गवर्नमेंट क्षेत्र है। जो सरकारी उपक्रम है उसमें हमारी नौकरी थी, हमारा हिस्सा था और हमारा हिस्सा 15% अस्पृश्य को था, 7.5% आदिवासियों को था और ओबीसीओ को अभी शुरू ही नहीं हुआ। उनका जो प्रावधान है वो 52% है, मगर उनको 27% दिया गया है। मगर कहां है गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत जो नौकरियां देने का जो उपक्रम है, उद्योग है, उसमें था। मगर वो आज एलपीजी के माध्यम से वो समाप्त हुआ है। इसका मतलब है हमारी जो पूंजी थी, हमारी जो संपत्ति थी, वो संपत्ति की पूरी आज चुराकर वो प्राइवेट लोग लेकर गए। और बाबा साहब उसको कहते थे कि जो दो जड़वा यानी जो दो शोषक हमारे पीछे में लगे हैं, एक भांडवलदार लगा हुआ है, एक ब्राह्मण लगा हुआ है, और इसके माध्यम से हमारा सभी तहस-नहस हो गया है। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है कि ये जो समस्या है, ये समस्या दिन ब दिन बढ़ना तय है। क्यों बढ़ना तय है? क्योंकि जो व्यवस्था है आरएसएस के माध्यम से, मनुवादी के माध्यम से और ब्राह्मण के माध्यम से इसी नागपुर शहर में आपके खिलाफ में षड्यंत्र के ऊपर में षड्यंत्र कर रही है। इसकी जानकारी आपके पास में नहीं है। ये जानकारी हो तो आदमी बचने के लिए खुद का प्रबोधन करता है, उसको ज्ञान में कन्वर्ट कर सकता है, उसको प्रज्ञा में कन्वर्ट कर सकता है, वो बच सकता है। मगर हमारे लोगों के पास में उसको समझाने लायक लोग आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें बुद्ध धम्म दिया था, ये बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए, धम्म प्रचारों की निर्मित करने के लिए कहा था। धम्म प्रचार करने के लिए आज तक के हमने कोई भी प्रयास नहीं किया है। उनका ना हमने सेमिनरी निर्माण की है, ना हमने सेमिनरी निर्माण कर उसका प्रबोधन और प्रशिक्षण किया है ताकि समाज में जाकर अपने वाणी को बोलने का काम करे, अपने समाज में जाकर समझाने का काम करे, उसका मार्गदर्शन करने का काम करे। ऐसी कोई व्यवस्था आज तक के बन नहीं पा रही है। इसलिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से आने वाले दिनों में हम नागपुर में ये व्यवस्था बनाने का प्रयास करने वाले हैं। बाबा साहब ने हमें ये कहा था कि इस पूरे भारत में ही नहीं, अगर भारत में जो बाबा साहब का लक्ष्य था वो था प्रबुद्ध भारत की निर्मित करना, शासक वर्ग की निर्मित करना। ये करने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नेटवर्क करने के लिए कहा था। ये नेटवर्क करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप भी उसमें साथ सहयोग करें। क्यों? क्योंकि हमारी जो समस्या है वो समस्या हमें छुड़वाना है, उस समस्या से हम निजात पाना चाहते हैं। ये निजात पाने के लिए आप हमें साथ सहयोग करें। पांचवी महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि बाबा साहब ने हमें यह कहा था कि इस देश में एजुकेशन की संस्था हो,
इस देश में जो सेवा करने वाली कल्याणकारी संस्था हो, इसके लिए उन्होंने अपने जमाने में 1954 में एक संस्था बनाई थी। वो संस्था का नाम है भारतीय बौद्ध महासभा, और उसके माध्यम से उन्होंने एक व्यवस्था बनाने का काम किया, मगर वो व्यवस्था आज तक के बन नहीं पा रही है। वो बनाने के लिए आगे आए और उसको आगे में बढ़ाए। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो आपने सुना होगा और आपने व्हाट्सएप पर भी देखा होगा कि ब्राह्मणों ने अपने अंदर में घुसखोरी करने के लिए भिक्षु संघ को उसमें घुसा दिया है, और 3000 बंदे जी आपके इर्द गिर्द में घूम रहे हैं आपका कल्याण करने के लिए। जब तक के आप उनको नई व्यवस्था नहीं देते हैं, वो आपसे हटने वाले नहीं है। अगर हटाना चाहते हो तो आप में से ही एक प्रचारकों का वर्ग निर्माण करना होगा, और जो विहार है वो विहार धार्मिक केंद्र तो है ही है, मगर उसके साथ साथ वो मानव मुक्ति का केंद्र है, मानव बनाने का केंद्र है, उसको प्रबोधन का केंद्र है, शिक्षा दीक्षा देने का केंद्र है, पंचशील का केंद्र है। मानव बनाने का काम सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने किया। वो काम हमें करने के लिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया, इसी भूमि में हमें बुद्ध धम्म दिया, उसके बारे में हमें सोचना है। इसलिए जो पंचशील तत्व है, पंचशील तत्व नहीं है, वो मानव बनने के केंद्र है। वो बनने के लिए आप प्रयास करेंगे, और आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मेरे वाणी को यहाँ रखने के लिए आपने अवसर प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार करते हुए मैं मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी लोगों को साधुवाद देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय।